आज का विषय है एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर बात करते हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव हमको अभी देखने को मिल रहा है इस 21st सेंचुरी का। तो 21st सेंचुरी की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो इस 21st सेंचुरी में पहला और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है इस एजुकेशन सिस्टम में। कैसे ये पूरा का पूरा है और क्या क्या चीजें इसमें है, आइए समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन हमारा क्या निकल कर आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया और पता चला हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाए। और लास्ट में आप लोग को इसमें हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, जो अभी आपका नेक्स्ट ईयर से सारे एग्जाम को कंडक्ट करेगी। क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके लिए मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, Why was the need to bring education policy felt? यहां पर क्यों महसूस किया गया कि एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा नीति को लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग याद रखते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम, यहां से हम लोग बात करते हैं कि आखिर आवश्यकता ही क्या महसूस हुई। तो इससे पहले याद रखिएगा, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि लास्ट हमारा एजुकेशन पॉलिसी कब बनी थी। तो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी हमारी 1986 में। तो 1986 में हमारा ये एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, जब राजीव गांधी को इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका मिला था। तो 1985 में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी 1986 को लागू किया गया। यहां पर याद रखिएगा 1986 में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया था, उस समय जो ख्वाब देखा जाता था, जो बातें होती थी, वो क्या होता था मैं बतलाता हूं कि 21st सेंचुरी में जब हम जाएंगे, याद रखिएगा 2000 से 2001-2 शुरू होने वाला अभी नहीं है, अभी 1986 है। तो 1986 में बात होती थी कि जब हम लोग 21st सेंचुरी में जाएंगे तो क्या इस तरह जाएंगे, क्या हमें उसके लिए नई तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में लाया गया था एजुकेशन पॉलिसी 1986। ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट बढ़ाना, एजुकेशन के स्तर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, साथ में कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन को डेवलप करना। तो यहां पर अब 1986 में, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उसके बाद 2005 में एक कैरिकुलम लाया गया, कैरिकुलम फ्रेमवर्क की कैसे हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। इन दो प्रयासों के बाद अब हम लोग अगले प्रयास में आते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी वर्तमान का। तो यहाँ पर 2005 का कैरिकुलम ये भी याद रखेंगे। तो 2 पॉइंट यहाँ पर है हमारा। अब इस प्रकार से हम लोग 2 पॉइंट को यहाँ पर देख रहे हैं, एक पुराना एजुकेशन सिस्टम और दूसरा 2005 का कैरिकुलम। एक्चुअली जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अभी जो चल रहा है, वह मैकाले के द्वारा निर्धारित किया गया या मैकाले के द्वारा तैयार किया गया ही एजुकेशन सिस्टम है। मैकाले अंग्रेजों के समय में एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, जिसने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिबिल्ड करने का काम किया, और यह कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो मैकाले ने तैयार किया। क्या था ये? मैकाले पूरे देश में घूमता है, पूरे देश में घूमने के बाद वह देखता है, वह अपने नोट में लिखता है। उसका नोट अक्सर व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर चर्चा होती रहती है। मेरे पास अभी गलती से मैं उसे लेना भूल गया हूं, अदरवाइज आप लोग भी उसको मैं आप लोग को दिखला देता, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पक्का दिखला दूंगा। मैकाले कहता है कि पूरे भारत घूमने के बाद वह देखता है कि कोई भी भारत का गांव ऐसा नहीं था जिसमें स्कूल का सिस्टम न हो। मैकाले बड़े ओपनली एक्सेप्ट करता है कि भारत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर कोई स्कूल ना हो। और साथ में वो दूसरा लाइन में कहता है कि भारतीय जो हैं, हम लोगों ने पूरे के पूरे भारत में कहीं भी घूमने के बाद चोरी या फिर कह सकते हैं डकैती जैसी घटनाओं के बारे में नहीं सुना। ध्यान दीजिएगा, वह कह रहा है कि हमारे पूरे भारत में घूमने के बाद हम लोगों को यह समझ में आया कि चोरी डकैती जैसी घटनाएं भारत में नहीं हुआ करती हैं। भारतीय उच्च नैतिक मानदंडों वाले मनुष्य हैं। तो यहाँ पर उच्च नैतिक मानदंडों वाले, हाई मोरल वैल्यूज वाले लोग हैं। अब ये हाई मोरल वैल्यूज वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? अंग्रेजों की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी वह थी भारत को गुलाम बनाए रखना।
भारत के एक कुछ हिस्सों पर वो अचानक से राज करने में सफल हुए थे, लेकिन अब रिवोल्ट की तैयारी भी उतनी ही तेजी से हो रही थी। ये 1834 का टाइम है। तो यहां पर याद रखिएगा, राज कर रहे थे लेकिन अब इनको स्टेबल करना था अपने राज को। तो स्टेबल करने के लिए इन्होंने सबसे पहला चीज देखा कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो। तो जो हर एक गांव में हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम होता था उसे सबसे पहले बंद किया गया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया। इसमें था कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक नई चीज थी, वो थी इंग्लिश सिखाने की। अब इंग्लिश सिखाने की, और जब इंग्लिश सिखाने के लिए गए तो इंग्लिश सिखाने के बहाने इंडियन कल्चर पर आघात करना है, इंडियन सोसाइटी पर आघात करना है, रिलीजन पर आघात करना है, इंडिया के रिलीजन को इंफीरियर क्वालिटी का बताना है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इनका प्रपंच शुरू होता है। अब आप देखेंगे बिरसा मुंडा का आंदोलन देखिए, तो बिरसा मुंडा का आंदोलन सबसे ज्यादा उग्र रूप से टूट पड़ता है इन्हीं संस्थाओं के ऊपर। यहां पर याद रखिएगा, उसका निशाना चर्च भी बनता है, उसका निशाना पुलिस स्टेशन भी बनता है। कारण सीधा है, चर्च एजुकेशन सिस्टम में शामिल था और यह एक प्रकार से वैचारिक, एक प्रकार से कॉन्सेप्चुअल बेस प्रोवाइड कर रहा था, लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहा था। तो यहां पर जब बिरसा मुंडा का मूवमेंट होता है तो वो सिर्फ पुलिस थाना नहीं जलाते बल्कि वो चर्च के ऊपर भी अटैक करता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहां पर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा इन सारी चीजों को जानते थे और वो उस वास्तविक स्तर पर अटैक करते हैं जहां से पूरी की पूरी गुलामी का ताना बाना बुना जा रहा था। तो एजुकेशन सिस्टम में मैकाले एक्सेप्ट करता है कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो हमें सबसे पहला इनका एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। और मैकाले का लिखा हुआ, इसलिए आप झूठला नहीं सकते कि मैकाले ने गलत लिखा होगा। तो मैकाले लिखता है कि हर एक गांव में यहाँ अपना खुद का स्कूल लोगों का चलता है और भारतीय जो है वो उच्च नैतिक मानदंडों वाले लोग हैं। जितने भी भारतीय हैं, आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब प्रकार के लोगों को पूरा भारत घूमने के बाद ये बता रहा है। पूरे भारत घूमने के बाद वो बताता है कि भारतीय जो है वो उच्च नैतिक मूल्यों वाले लोग हैं। अब यहाँ चोरी डकैती होती नहीं है, जो कि अन्य यूरोपीय देशों में आम बात थी। एक्चुअली जो यूरोपियंस आए थे वो क्या थे, वो रॉबर्स का गुट था, डकैतों का गुट था। सबसे बड़ा डकैत आया था वास्को डी गामा, जो सबसे पहला था 1498 में। उसके बाद डिफरेंट अलग अलग और डकैत आए हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, अब इस पिक्चर में मैकाले का एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा प्रभावी होता है और वही अंग्रेजी सत्ता को दो ही चीजों ने बना के रखा 190 साल तक, जो आपका 1757 से लेके 1947 तक जो चला है 190 साल तक। तो इसको दो ही चीजों ने बनाया। पहला था आपका बंगाल का जमींदारी सिस्टम, स्थायी बंदोबस्ती, और दूसरा था एजुकेशन सिस्टम। ये दो चीजों ने ही इस पूरे के पूरे राज को टिका के रखा था। अब यहां पर आइए, एजुकेशन पॉलिसी में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क क्या है, जो यह देश में शिक्षा की दिशा को तय करेगा। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बतलाती है और राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वह इसे फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, राज्य सरकारों के ऊपर कंपल्सन नहीं है नई एजुकेशन पॉलिसी का कि आपको लागू ही करना है। ये छोड़ दिया गया, लागू करना है करो, नहीं करना है मत करो। हम बतला रहे हैं कि ये करना है आपको, ठीक है। तो कंपल्सन वाला कोई भावना नहीं है यहाँ पर। करना है कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पीछे छूटिएगा, खुद ब खुद जानिए आप। अब यहाँ पर ऐसे में यह पॉलिसी सीबीएसई तो लागू करेगी ही करेगी, साथ में राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लागू करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, बेसिकली यह मैंडेटरी नहीं है। अब यहां पर आएंगे, द स्कूल कैरिकुलम की बात आ रही है हमारी। तो यहां पर ये है क्या, इस चीज को देखिए। तो यहां पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ACERT, यहां पर ये स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के रूप में एक आपका ओवरऑल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम दिया गया है। यहां पर याद रखिएगा,
एनसीईआरटी ने 2014 के बाद 2 बार अभी तक टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया है। तो 2014 के बाद 2 बार रिवीजन किया गया है। अब एनसीईआरटी क्या है हमारा? एनसीईआरटी जो सीबीएसई बुक्स चलाती है उसकी किताब इशू करने वाली संस्था है। अब यहां पर याद रखिएगा एनसीईआरटी में होता क्या है कि जैसी सरकार होती है वैसा लिख दिया जाता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, सरकार जैसे बदली फिर सिलेबस बदल गया, फिर सरकार बदली फिर सिलेबस बदल गया। हमारे यहाँ का सिस्टम का प्रॉब्लम ये है। तो यहां पर अब क्या है, 2014 के बाद 2 बार रिव्यू कर चुके हैं वो लोग। अब क्या करना है आगे ये देखिए। अब देखिए अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज विल आल्सो taught in technical institutions. In addition, emphasis will be laid on the established separate department in all the colleges of the country for subject of art and music and theatre etc. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखो 2 प्रकार के यूनिवर्सिटीज हमारे देश में पाए जाते हैं। पहला है आईआईटी या फिर आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। अब ये सारे के सारे जो रांची पटना मगध ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये बॉटम पर हैं हमारे। ये कहाँ है हमारे? बॉटम पर हैं एकदम से। यहां पर कोई एजुकेशन स्तर की बात नहीं होती है। रांची यूनिवर्सिटी कोई एजुकेशन से लेना देना इसका कहीं कुछ नहीं है। न टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर फोकस है, न रेगुलर अटेंडेंस न हो है, न और कुछ है। तो यहाँ सारा कुछ अपने हिसाब से है। खाना पूर्ति के कॉलम में, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ पर खाना पूर्ति हो रही है। तो खाना पूर्ति यूनिवर्सिटी कहो तो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर इस आईआईटी का टीचर और रांची यूनिवर्सिटी का टीचर एक अगर 100 है तो दूसरा 1 है वाला हिसाब है। आईआईटी का टीचर को अगर 100 नंबर देंगे तो रांची यूनिवर्सिटी के टीचर को 1 नंबर भी शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है बेचारा, 500 रुपए या 1000 रुपए घंटा के हिसाब से है। तो ये कितना पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? वो तो खुद बेचारा, उसकी नौकरी परमानेंट नहीं है, वो पढ़ेगा कि बाकी क्या चलाएगा। तो यहां पर याद रखिए अब क्या किया जा रहा है कि आईआईटीज के जो स्टैंडर्ड है उसी में आईआईटीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। नतीजा जब आईआईटी के प्रोफेसर के बगल में अगर हिस्ट्री का प्रोफेसर बैठेगा तो वो निश्चित तौर पर आईआईटी अपने स्टैंडर्ड पर पहले उसका सिलेक्शन करेगी और दूसरा उसे भी उसी स्टैंडर्ड पर होना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर अब सीधा सा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनके टीचर्स को भी हायर इंस्टीट्यूशंस में क्या माहौल है, किस प्रकार से वहां का लेवल है, उसके अनुसार इनको भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो ये एक फायदा है। दूसरा चीज है आप आईआईटी से पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। नतीजा एक स्टूडेंट्स के बीच में भी क्रेज जाएगा। और दूसरा इसमें हमारे जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा। अब रांची कॉलेज की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो इसमें 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 35,000। ये अपने आप में यूनिवर्सिटी है जिसे अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो 35,000 स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में, तो ये बताओ ये है क्या? 35,000 एक कॉलेज में हुआ करता था, अभी यूनिवर्सिटी बन गया है। तो ये बहुत बड़े कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो बोझ है वो कम हो पाएगा। साथ में नए जॉब के अवसर भी अब यहां पर से क्रिएट होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, एचआरडी का नाम बदल के कर दिया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के कर दिया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां पर कर दिया गया है एचआरडी का नाम बदलकर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। तो यहां पर पहले भी यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता था, वर्तमान में भी अब यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही जाना जाएगा। वैसे भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, ह्यूमन रिसोर्स लगता है एचआर का काम हो रहा है वहां। तो अब इसके साथ में यहाँ जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है दुनिया भर की,
उनको अपनी सेल खोलने का या अपना कैंपस खोलने का परमिशन दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि वर्ल्ड की जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड हो या डिफरेंट अलग अलग हो, सारे यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस को खोल पाएंगी। अब कैंपस को खोल पाएंगे तो पहला फायदा ये कि ये जो बच्चा मेरा कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए चला जाता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए चला जाता था, अब वो यहीं बैठ के दिल्ली में या कोलकाता में या बैंगलोर में या चेन्नई में बैठ के वो पढ़ाई कर पाएगा उन्हीं टीचर्स से। दूसरा, इसमें कुछ भारतीय टीचर्स भी अपॉइंट होंगे, नतीजा भारतीय टीचर्स के भी लेवल में यहाँ पर चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो वहां 10 बच्चों के ऊपर 10th स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होता था। आज हमारी स्थिति है कि 1000 बच्चों के ऊपर हमारे पास एक टीचर है, 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर। तो यहां पर याद रखिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहां पर वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। दूसरा चीज ये है कि यहां पर वर्ल्ड से एजुकेशन का भी सिस्टम हमारा कंपटीशन में आएगा। दूसरा, all technical institutes across the country including IITs will adopt the holistic approach। एक holistic approach को यूज करेंगे और यह आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को पढ़ाने में भी एक आपका होलिस्टिक अप्रोच यूज होगा। जो आईआईटी का बंदा जो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया है, ये उसी होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है कि उसी अप्रोच के साथ हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा यहां पर। यहां पर देखेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, हालांकि ये अभी कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होगा फॉर एडमिशन इन ऑल इंस्टीट्यूट। सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात हो रही है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी की बात हो रही है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। यहां पर याद रखिएगा शुरुआत में ये ऑप्शनल नहीं रखा गया है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज ये एग्जाम करवाएगी, जिससे अलग अलग कॉलेज या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन के लिए दौड़ना ना पड़े स्टूडेंट्स को। एक ही बार में उनका जितना मार्क्स है उसके आधार पर सीधे तौर पर उनका जो यूनिवर्सिटी जितना टॉप रैंकिंग पर होगी उसमें एडमिशन हो पाएगा इनका। स्टूडेंट्स विल नाउ एबल टू डू ऑनलाइन कोर्सेज। अब ये लोग स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज कर पाएंगे इन रीजनल लैंग्वेज। पहले जितना भी हमारा था वो सब इंग्लिश और हिंदी में ही हुआ करता था। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज कर पाएंगे। अब जैसे इग्नू जैसे इंस्टीट्यूशंस है, तो इग्नू जैसे इंस्टीट्यूशन अब ऑनलाइन कोर्सेज, जब चूंकि अब आपका क्या है, आप डिस्टेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो, तो डिस्टेंट लर्निंग में अब आप फिर यूनिवर्सिटी में बुला के 1 दिन या 2 दिन की क्लास देते हो तो क्या फर्क पड़ता है, उससे अच्छा आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कीजिए। तो यहां पर अब लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा क्रेज इंक्रीज करेगा और यूनिवर्सिटीज भी अब इसमें काम करेंगी। होगा ये कि लॉकडाउन जब खुलेगा तो लोगों को तब तक, अभी तक जो भी था सारा बच्चा ऑफलाइन के लिए दौड़ता था, अब यहाँ पर बच्चा आदत बिल्कुल छूट चुका होगा क्योंकि वह मार्च के बाद से किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है। तो अब मैक्सिमम इंस्टीट्यूट खुलने के बाद भी बच्चे इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं, सब घर में बैठ के पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट भले खुल जाएगा लेकिन वो घर में ही बैठ के सारे के सारे लोग पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर कितने लैंग्वेजेस में दिया जा रहा है, 8 रीजनल लैंग्वेजेस में दिया जा रहा है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 रीजनल लैंग्वेज में इस प्रकार की बात की जा रही है कि 8 रीजनल लैंग्वेज में आपका एक कह सकते हैं कि कोर्सेज चलाए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 रीजनल लैंग्वेज में इन कोर्सेज का चलाया जाना। 8 रीजनल लैंग्वेज में ये चलेगा। वहीं पर बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगा, टारगेट टू स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर देंगे। 6% जीडीपी का खर्च करना चाह रही है। अब यहाँ पर ये 6% जीडीपी का खर्च करना चाह रही है तो करीब करीब इसमें 1.6
के आसपास का खर्चा बढ़ेगा, एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होने जा रहा है। तो 4.43% वर्तमान में ये खर्च होती है, अब ये 6% हमारा एजुकेशन सिस्टम पर खर्च होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा हमारा टारगेट होगा, कितना हम लोग खर्च कर पाए जीडीपी का, क्योंकि जब तक एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं होगा तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। तो जितना एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा उतना ही ज्यादा बेटर एजुकेशन की ओर भी हम लोग फैसिलिटीज उतनी बेहतर हो पाएंगी। अब यहाँ पर देखो, द होल सिस्टम हैज चेंज, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में ये 3 लेवल्स पर है, अब यह नया लेवल्स में हमारा 5 लेवल्स पर होगा नया सिस्टम। तो ये 5 लेवल सिस्टम हमारा आ रहा है। This will be important initiative towards the creating new generation of the talent at every level. तो हर एक लेवल पर टैलेंट को ग्रो करने के लिए, टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक नया अप्रोच यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 5+3+3 वाला सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये है क्या पूरा का पूरा सिस्टम। मैंने इसके लिए पूरा का पूरा एक चार्ट आप लोगों के लिए रखा है। बस सुप्रियो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये हिंदी में है, मैं आपको इसके इंग्लिश में समझाता चलता हूं कि ये एक्चुअली है क्या। पहले जो सिस्टम होता था वहां पर हमारा क्लास 1 से लेके 10 तक, सुप्रियो इसका हिंदी में इंग्लिश मेरे पास नहीं था जहां से मैं कॉपी करके लाया था, इसकी वजह से ये मुझे देना पड़ा है हिंदी में। सर समझ में आ रहा है सर, आप बताइए। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, तब तो अच्छी बात है। मैं जब स्लाइड को सिलेक्ट कर रहा था तब यही सोच रहा था कि पता नहीं मैं सुप्रियो को कैसे समझाऊंगा। चलिए अब यहां पर देखिए, पहले होता था क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हमारा एक अलग 1 से 10 तक का चलता था और 2 साल का हमारा 10+2 चलता था, तो 12 साल यहां पर था। अब इसको बांट दिया गया है 5-3-3-4 के फॉर्म में। 5 क्या है हमारा, 3 वर्ष हमारा जो है वो है आंगनबाड़ी यानी कि प्री स्कूलिंग का है, तो 3 से 6 हमारा प्री स्कूलिंग के लिए है। तो 3 से 6 वर्ष के लिए प्री स्कूलिंग के लिए है, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 में आपका 2 साल यहां पर लगेगा। तो 3+2 यानी कि 5 हो गया ये। अब यहां पर उसके बाद क्लास 3 से क्लास 5 तक, तो यहां पर 3 साल है, क्लास 3 से लेके 5 तक ये 3 साल है। उसके बाद फिर से क्लास 6 से लेकर 8 तक ये हमारा 3 साल है, और लास्ट जो हमारा 4 साल है ये 9 से लेके 12 तक है, तो ये 4 साल। तो 3+3+4 ये स्टैंडर्ड हमारा अब लागू कर दिया गया है। पहले जहां 10+2 वाला स्टैंडर्ड था, अब यह सीधा सा 5+3+3+4 का स्टैंडर्ड लागू है। अब यहां पर समझिए इसका फायदा या नुकसान क्या है। ये जो पूरा का पूरा ये हमारा पोर्शन है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर 8वें क्लास में बोर्ड होगा और 8वें क्लास के बाद आपका 10th का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। नहीं पंकज, 10th आपका हट जाएगा, 10th हट जाएगा। अब यहां पर हमारा सीधा 12 का एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो 10th का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो जस्ट जैसे क्लास पास करते हैं वैसे हो जाएगा आपका। तो 8 का वैल्यू होगा 8वीं का, और 8 के बाद सीधा सा हमारा 12 का होगा। तो ये 4 साल का पूरा कंप्लीट अप्रोच है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उसको कितना लोगों ने टारगेट किया मुझे नहीं पता, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या बतलाता हूं मैं। सुप्रियो आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ सुप्रियो बोलिए। सर इस सिस्टम में मतलब इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर मतलब एकदम बिलो लेवल एजुकेशन के एकदम बिलो लेवल से करप्शन जारी है, हाँ तो हाँ इंडिया जैसे कंट्री में क्या कुछ लाभ होगा? मतलब स्टैंडर्ड 8 मतलब दो जो एग्जाम्स जिससे बच्चा मतलब अपना बेस को समझ लेता है, 10 12 जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स का एग्जाम, तो बोर्ड्स ही नहीं होगा तो उनमें से मतलब पढ़ाई का कितना इम्पैक्ट रह जाएगा उनमें? हाँ, वो बहुत अच्छे क्लास क्वेश्चन। एग्जाम्स की तरह अगर बोर्ड्स। हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि क्या इसका इंडिया के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, बोर्ड एक्चुअली 10th के जगह पर अब कहाँ आ रहा है, आपका 8 में आ रहा है। तो वैसा बच्चा
जो हमारा 10वां तक कंटिन्यू नहीं कर पाता है उसको 8वें तक का बोर्ड देने का मौका मिल जाएगा, तो 8वां का एक बोर्ड उसके पास है। यहाँ बेसिकली हमारी प्रॉब्लम कहां पर है ये बतला देता हूं। हमारा प्रॉब्लम है 10th का सिलेबस और 11th का सिलेबस के बीच में। 10th का सिलेबस का जो लेवल है हमारा और जो 11th का लेवल है, इसमें बहुत बड़ी गैप है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बच्चा, आप लोग जब 10th पास किए थे, जब आप 11th में गए साइंस लेके, तो आपको एकदम से बिल्कुल डिफरेंट चीजें पढ़ने को मिली, जो आप लोगों को पुराना बिल्कुल ही बहुत कम पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर बेसिक्स से सीधे एडवांस चले गए। तो ये जो बेसिक से एडवांस जाने वाला प्रॉब्लम था, अब इसको यहां पर से दूर किया जाएगा। इसको 9, 10, 11, 12 4 साल रहेगा, तो 4 साल इसमें फोकस अगर कर दिया गया और इसमें अगर किताबें अच्छी बना दी गई, तो निश्चित तौर पर ये 10th और 11th के बीच के गैप को खत्म कर देगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा था, 10th का सिलेबस को लगातार हम लोगों ने रिड्यूस करते गए, लगातार रिड्यूस करते गए, और आज के टाइम में अगर बात करेंगे सीबीएसई में ये स्थिति हो गई है कि हाथ उठाओ, ऐसा लगता है जैसे हाथ उठाना है और पास करना है। कौन कौन पास करेगा, पहला क्वेश्चन, भाई सब कोई पास करेंगे, सबने हाथ उठा दिया, सब कोई पास हो जाइए। तो सीबीएसई में सिस्टम हमारा बिल्कुल ही खराब कर दिया गया है, और ये खराब करने का क्रम चालू हुआ आपका 2006-07 से। हुआ क्या, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कपिल सिब्बल का, यहां पर याद रखिएगा, सॉरी कपिल सिब्बल नहीं, जयराम रमेश, उस समय थे जयराम रमेश, इन्होंने शुरुआत किया था, जयराम रमेश। अब इसके बाद दूसरे शख्स आए जिनका नाम था कपिल सिब्बल। अब ये कपिल सिब्बल के साथ क्या था, कपिल सिब्बल करीब करीब 8-9 के आसपास आए थे। इनका बेटा 3 बार मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया, तीनों बार फेल कर गया। पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पढ़ेगा ही बच्चा, क्या जरूरी है, करोड़पति है घर में। अब करोड़पति का बच्चा कितना पढ़ता है, निश्चित तौर पर दिक्कत होता है घर में उस प्रकार का। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल सही, एजुकेशन मिनिस्टर सुप्रियो। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल का बेटा चूंकि 3 बार में मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर पाया, तो कपिल सिब्बल ने इससे चिढ़ के क्या किया कि 10th का एग्जाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा, ये प्रोविजन करवा दिया कि कोई भी बच्चा फेल ही नहीं करेगा। तो 10th का जो ये था, ये पहले ही फ्लॉप कर दिया गया था हमारा, कि 10th का एग्जाम हमारा पहले ही बर्बाद था। और उसके अलावा एक सिस्टम लाया गया जिसको कहते हैं CGPA। अब CGPA में क्या किया गया कि इसमें परसेंटेज और आपका ये, इसका एक नया तरीका निकाला गया। अब इसमें हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, अब CGPA ना गार्जियन को समझ में आता था और ना बच्चा को। तो जो बच्चा आपका 9 CGPA लेकर आया, पता चलता था उसका मार्क्स होता था 80%। अब वो बेचारा खुश रहता था कि मेरा 9 CGPA है, यानी कि हमको 90% मिला है। तो बड़ा कंफ्यूजन वाला स्थिति में था। तो बाद में CGPA फिर 2015 में हटा दिया गया। तो यहां पर ये चला। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में अब है कि अगर 10th और 11th के बीच के गैप को हटा दिया गया, तो ये सिस्टम बहुत फ्रूटफुल होगा। जैसे ICSE का अगर हमारा सिलेबस देखेंगे, तो वो ICSE का सिलेबस बहुत बेहतर है बाकी के तुलना में। तो ICSE का सिलेबस अगर देखिएगा, या पुराना बिहार बोर्ड का सिलेबस आप देखिएगा, तो वो बहुत बेहतर था आपका अभी CBSE के सिलेबस से। हाँ, 10 CGPA भी मिल जाता था, 10 CGPA भी मिल जाता था, और 10 CGPA का मतलब वो कुछ और ही समझता था, जबकि उसमें 90% मार्क्स होता था। कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। तो बिहार बोर्ड का अगर हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग पुराना स्टूडेंट थे, वो ज्यादा बेहतर था वर्तमान के CBSE वालों से। तो सिलेबस क्या किया गया, मैथ का करीब करीब आपका 65% रखा गया सिलेबस, कम करके 65% कर दिया गया सिलेबस। इसके अलावा साइंस वगैरह के सेक्शन भी बहुत कम कर दिए गए। नतीजा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था 10th वाला CBSE का कैरिकुलम अभी। चलिए आते हैं आगे।
अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सिस्टम देखा, तो ये इस प्रकार से हमारा चलेगा। अब यहाँ पर मौजूदा सिस्टम जो था हमारा, उसमें बच्चा हमारा छठा क्लास में, 6 क्लास में, पहले क्लास में आता था। अब ये कोई सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, बस ये है कि 3 साल से अब हम लोग 6 साल तक ये काउंट करने लगे। आंगनबाड़ी वाला या प्री स्कूलिंग का पीरियड है, उसको हम अब 3 to 6 में काउंट करने लगे हैं। बस इतना ही है हमारा। तो ये चीज एक हम लोगों ने बेनिफिशियल किया है। तो फोकस विल बी बेसिक लिटरेसी, मुख्यतः साक्षरता पर, बेसिक लिटरेसी पर है। और यहाँ पर साथ में 6 to 9 ईयर्स जो ओल्ड बच्चे हैं, उनके लिए एक नेशनल मिशन चला के उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस अप टू 3 क्लास, जितने भी 3 से 30 कक्षा 3 तक के बच्चे, स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चे होंगे, उनको फोकस किया जाए 6 to 9 ग्रुप वाले में, कि उनका बेस को मजबूत किया जाए। क्योंकि एक रिसर्च आई थी जिसमें देखा गया छठी क्लास के बच्चे जोड़ नहीं कर पा रहे थे और माइनस नहीं कर पा रहे थे, डिवाइड उनके लिए बहुत दूर की बात थी, और मल्टीप्लीकेशन भी उनके लिए बड़ी दूर की बात थी। तो बेसिकली 6 क्लास का बच्चा एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को यहाँ पर, इसी चीज को आधार बना के ये चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बाय कमिंग अप टू द क्लास 5। अब यहाँ पर जब 5वीं क्लास आते आते बच्चे को हमको मास्टर तो नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी हमको एक बेटर कंडीशन में लेकर आना है कि लैंग्वेज और मैथ में वो काफी ज्यादा, एक प्रकार से कह सकते हैं, अच्छा पोजीशन पर आ जाए। क्योंकि क्लास 6 तक बहुत स्थिति खराब थी, एडिशन सब्सट्रैक्शन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पा रहे थे। कारण सीधा सा है कि हम लोगों का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें गड़बड़ क्या है हमारा, टीचर्स का सिलेक्शन। इस सिस्टम में बात की गई है टीचर्स के सिलेक्शन की, लेकिन प्रोसीडियर एक्सप्लेन नहीं हुआ है डिटेल में। टीचर मेन प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे सिस्टम में। तुम लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो 2 सब्जेक्ट में कभी नहीं पढ़ता था, एक था हमारा पॉलिटी और दूसरा ज्योग्राफी। ये 2 मैं पढ़ता ही नहीं था। मैंने शुरुआत के 3 अटेम्प्ट लिए थे सिर्फ इसलिए, मतलब बिना पॉलिटी और बिना ज्योग्राफी पढ़े। कारण क्या था, हमारा जो ज्योग्राफी और पॉलिटी का टीचर था वो इतना, मतलब इस तरह से पढ़ाता था कि 2-4 बार नींद आ जाए, ये हो जाए, और साथ में लैंग्वेज स्पष्ट नहीं था कि बोल क्या रहा है बंदा। नतीजा, पॉलिटी और ज्योग्राफी से मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। और वो तब आया इंटरेस्ट जब मुझे अब ये लगा कि भैया अब ये नहीं किए तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मजबूरी में फिर इंटरेस्ट जागा मेरा, वो भी एक दूसरे टीचर से जब मैंने पढ़ा, तब जाके थोड़ा सा मुझे 2-4 क्लास के बाद इंटरेस्ट जागा था। तो मुझे कभी नहीं मन करता था पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने का। तो यहाँ पर टीचर के ऊपर बेसिकली बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है कि टीचर का क्या होगा। आगे चल के बात करेंगे टीचर्स के बारे में, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर अब लाया जा रहा है 6 to 8 में, 6 to 8 क्लासेस में लाया जा रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लाया जा रहा है, कई डिसिप्लिन में बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे। तो क्लास 6 to 8 जो है आपका, जिस प्रकार 10+2 में हम लोग सब्जेक्ट डिवाइड करते थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पर आ रहा है। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि कई डिसिप्लिन एक साथ आएंगे। तो कई डिसिप्लिन जब एक साथ आएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, अब पहले जो 10th के बाद हमारा 11-12 में साइंस वाले अलग, आर्ट वाले अलग होते थे, अब यहाँ पर चेंजेस होगा। ये अब आपका 6 to 8 में कई डिसिप्लिन एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे डिसिप्लिन एक साथ होंगे 6 to 8 में, और आपका 9th क्लास से ही ये आपका अलग होने लगेगा। तो ये एक अच्छा चेंजेस है। तो 9th क्लास से ही यहाँ पर अब अलग होगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूरा का पूरा चेंजेस आने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पर
मल्टी डिस्प्लिशनरी कोर्स हमारा 9 to 12 के बीच में भी होगा। कैसे होगा? अगर कोई बच्चा चाहता है कि वह मैथ के साथ वह क्या ले ले, म्यूजिक ले ले, तो वो पॉसिबल होगा उसके लिए। मैथ के साथ अब वो म्यूजिक भी ले पाएगा। तो इस प्रकार से लागू करने के लिए इसका कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया पंकज। इसमें है ये कि ये आने वाले समय में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो इसे तुरंत अभी नेक्स्ट ईयर से लागू नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कुछ चीजें होंगी जो नेक्स्ट ईयर से लागू होंगी, लेकिन पूरा एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट ईयर से लागू नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, he will be able to take music along with science। अब ये म्यूजिक साइंस के साथ वो ले सकता है। अब आप समझिए 9 क्लास से ही हमारा साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये सब अलग अलग हो गए। तो 9th क्लास से ही अलग हो गया। तो अब 9, 10, अब 9th में जो जाके हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब घोलते रहते थे वो खत्म हो जाएगा। तो 9th में हमारा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी था वो खत्म हो जाएगा। वो 6 to 8 तक में सिमट गया हमारा। 9th से हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे कि हमको क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट में जाना है, ये हमारा डिसाइड हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से होगा। लेकिन हम साइंस के साथ म्यूजिक भी ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जाएगा कि नहीं तुम साइंस के साथ म्यूजिक नहीं ले सकते, तुम साइंस वाला सब्जेक्ट लियो, तुम साइंस स्ट्रीम में ही रहोगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। साइंस के साथ म्यूजिक ले सकता है, बेकरी ले सकता है। बेकरी के लिए भी यहाँ पर कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री। बेकरी, केमिस्ट्री दोनों साथ में लिए जा सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है 9 to 12 4 साल पढ़ाने के लिए, जो उसके बाद 12वीं के बाद वो स्टूडेंट आएगा अपने सोशल लाइफ में अर्न करने के लिए। तो वो अर्न करने के लिए जो आएगा वो अपने इस पूरे के पूरे जो सीखा है उससे भी वो कुछ बेनिफिट ले सके। ये चीज कुछ हजम नहीं हुआ सुप्रियो, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी दूसरे तरीके से बदली गई हैं, इसलिए थोड़ा सा हजम होने में टाइम लगेगा। ये वाला थोड़ा सा दूसरे तरीके से है जो हजम होने में टाइम लगेगा, चिंता नहीं कीजिए। अब यहाँ पर 9th से हमारा एक तो हमारा पैटर्न मतलब स्ट्रीम अलग अलग हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रीम के साथ हम दूसरे स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट आपके पास डिफाइंड होगा कि आप कितना सब्जेक्ट में आपको काम करना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, अभी एग्जैक्ट में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि 4 सब्जेक्ट ही होगा। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट अलाउ किया गया है कि 5 सब्जेक्ट ही आपको लेना है। मैंने ले लिया, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ हम यहाँ पर अब देखेंगे कि मेरा कहाँ से जॉब आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तो जो हमारा एग्जाम